हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। मैं दामिनी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है आपका पहाड़ी चित्रकला शैली। देखिए, पहाड़ी चित्रकला शैली की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको पहाड़ी चित्रकला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो विकास है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है, इसीलिए इसको पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। तो सिंपल बात कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित होने के कारण इसको पहाड़ी चित्रकला शैली कहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र कौन से? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो इस क्षेत्र में इसका विकास हुआ है, इसीलिए इसको पहाड़ी चित्रकला शैली कहते हैं। और कब विकास हुआ है? तो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में इसका विकास हुआ है। ठीक है? और एक्चुअली तो आप लोगों को क्लियर होगा ये। उसके बाद कहाँ पे इसका विकास हुआ? तो इसके कुछ प्रमुख केंद्र थे, जैसे कि मंडी, उसमें है मंडी, बिलासपुर, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, बसोली, गुलेर, जसरोटा और लास्ट है जम्मू। इसके अलावा भी बहुत सारे केंद्र थे, लेकिन ये कुछ प्रमुख केंद्र है जहाँ पे इस शैली का विकास हुआ। उसके बाद अलग-अलग क्षेत्रों में, जैसे कांगड़ा में विकसित हुई तो कांगड़ा शैली, बसोली में विकसित हुई तो बसोली शैली, गुलेर में और जसरोटा में विकसित हुई तो जसरोटा शैली, गुलेर शैली। उसके बाद हुआ ये कि कुछ विद्वान मानते हैं कि इस शैली का जो विकास है वो मुगल और पहाड़ी जो चित्रकला शैली है, दोनों का जब मिश्रण हुआ तब ये शैली विकसित हुई। क्योंकि 16वीं-17वीं शताब्दी में आप लोग जानते हैं कि जब औरंगज़ेब शासन करना शुरू करता है, तो उसने कला को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया और इस कारण से वहाँ जो उस समय के मुगल चित्रकार थे, वो अलग-अलग राज्यों में जाने लगे। तो कुछ जो मुगल चित्रकार थे, वो कुछ पहाड़ी शासकों के पास गए, उन्होंने वहाँ पे कुछ काम माँगा और जब वो उन्होंने वहाँ पे चित्र बनाए, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे पहले से ही चित्रकार मौजूद थे और जब मुगल चित्रकार और उन चित्रकारों ने जब मिलकर चित्र बनाए, तो वो चित्र कुछ अलग ही प्रकार के बने और इस तरीके से इसको कहा गया पहाड़ी शैली। ठीक है? तो 16वीं से 17वीं सदी में क्या होता है कि औरंगज़ेब आता है, कला को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देता है, मुगल चित्रकार जाते हैं पहाड़ी राजाओं के पास काम माँगने के लिए, उसके बाद जो पहाड़ी राजा होते हैं, उनके पास अपने चित्रकार पहले से होते हैं। अब जब वो पहले से उनके पास अपने चित्रकार होते हैं, तो होता क्या है कि मुगल चित्रकार और जो पहाड़ी चित्रकार थे, उनका आपस में मिलन हो जाता है और मिश्रण हो जाता है, यानी कि और मिश्रण होने के बाद एक शैली डेवलप होती है जिसको कहा गया पहाड़ी शैली, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद एक विद्वान हुए जिनका नाम था बी.एन. गोस्वामी। अब बी.एन. गोस्वामी सर ने इस पहाड़ी चित्रकला के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने पाया कि जो पहाड़ी चित्रकला है, उसका विकास तो मुगल शैली से नहीं हुआ है, यानी कि मुगल चित्रकारों के आने से इस शैली का विकास नहीं हुआ, बल्कि इस क्षेत्र में एक चित्रकार था जिसका नाम था पंडित सेऊ। पंडित सेऊ और उनका जो वंश था वो इस शैली के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि इनके माध्यम से ही जो पहाड़ी चित्रकला शैली है उनका इसका विकास हुआ। तो आप देखोगे सबसे पहले पंडित सेऊ जो है वो चित्र बनाएँगे, उसके बाद उनके पुत्र और पुत्री आगे नैनसुख और मानकू चित्र बनाएँगे। फिर बलवंत के समय पर और उसके बाद जो शासक होंगे वो उनके परिवार वालों को आश्रय देंगे और इस तरीके से कि जो पंडित सेऊ है उनके परिवार वाले हैं, वो ही आगे पहाड़ी जो शैली है उसका विकास करते जाएँगे। तो उन्होंने माना कि पहाड़ी शैली का विकास पंडित सेऊ और उनके वंश ने किया है, ना कि मुगल चित्रकारों ने। उसके बाद आता है 3 शैलियाँ हैं जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है? उपशैलियों की बात करते हैं, तो 3 उपशैलियाँ हैं बसोली, गुलेर और कांगड़ा। आप लोग जानते हैं कि ये प्रमुख केंद्र भी रहे हैं और ये शैलियाँ भी विकसित हुई। सिंपल सी बात है, जो बसोली में विकसित हुई उसको बसोली शैली कहा गया, जो गुलेर में विकसित हुई उसको गुलेर शैली और जो कांगड़ा में विकसित हुई उसको कांगड़ा शैली। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बसोली है और जो गुलेर और कांगड़ा है एक्चुअली एक-दूसरे का ही विकसित रूप है। जैसे कि बसोली शैली क्योंकि बहुत शुरुआती शैली थी लगभग 17वीं सदी में, तो हुआ ये कि 17वीं सदी में जब बसोली शैली का ये डेवलप होती है, तो ये बहुत सिंपल शैली थी। कलरों का ज़्यादा प्रयोग नहीं था, प्राथमिक कलर प्रयोग होते थे, ठीक है? आभूषण बहुत ज़्यादा दिखाए जाते थे। इसके अलावा प्रकृति का ज़्यादातर चित्रण होता था, तो एक तरीके से सामान्य शैली थी, जो कि 17वीं सदी में डेवलप हुई। उसके बाद क्या होता है 18वीं सदी तक आते-आते 18वीं सदी तक गुलेर में, जसरोटा में इसी शैली का एक विकसित रूप देखने को मिलता है, ठीक है? तो वो आगे जाके कहलाई गुलेर शैली। याद रखना बसोली का ही गुलेर जो बसोली शैली है उसका ही विकसित रूप गुलेर है। अब गुलेर उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि गुलेर जगह पर वो उसका विकास हुआ, ठीक है? उसके बाद जो गुलेर शैली थी वो भी आगे जाके काफ़ी विकसित हुई। कांगड़ा शैली को जब आप उसके चित्र देखोगे तो आप हैरान हो जाएँगे कि ये बसोली शैली का ही विकसित रूप है। इतने खूबसूरत, इतने अच्छे-अच्छे रंगों का प्रयोग हुआ है और इतनी सुंदर चित्र बनाए गए हैं
कि वो मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था। तो कांगड़ा शैली में उससे भी खूबसूरत चित्र बने और कांगड़ा शैली कांगड़ा में विकसित हुई लगभग 1823 में। इस तरीके से बसोली का विकसित रूप गुलेर थी और गुलेर का विकसित रूप कांगड़ा थी। कांगड़ा के बाद लगभग क्योंकि 18-19वीं शताब्दी तक ही इस शैली का विकास होता है, उसके बाद धीरे-धीरे इसका पतन होना शुरू हो जाता है। अब एक-एक करके एक-एक शैली को देखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं बसोली शैली। देखिए, बसोली बसोली शैली को अगर हम देखें, तो बसोली शैली कहाँ पे विकसित होगी? सिंपल सी बात है, बसोली वाले क्षेत्र में। अब 1678 से क्या होता है, 1678-1695 के बीच में एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है कृपाल पाल। इनके समय में ही बसोली शैली का विकास होता है क्योंकि इन्होंने उस समय जो चित्रकार थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। इस कारण से इनके काल में इस शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। एक तरीके से बसोली शैली का इसको स्वर्ण काल कहते हैं। अब क्या करें इसके विषय मतलब बसोली शैली में किन-किन विषयों पर चित्र बनाए गए? तो भागवत पुराण, भानुदत्त की रसमंजरी, रागमाला, गीत गोविंद और रामायण। रामायण पे जो चित्र बने उनको शांगरी कहा गया। क्या कहा गया? शांगरी। एक मात्र क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ शांगरी? शांगरी क्या है? शांगरी याद रखना, रामायण पे जो भी चित्र बने बसोली शैली में उन सभी को शांगरी कहा गया, ठीक है? उसके बाद क्या है, प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करें तो उसमें आता है देवीदास और मानकू। ये मानकू जो है वो याद रखिएगा पंडित जो सेऊ थे, ठीक है? उनके ही पुत्र थे। उसके बाद प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो प्रमुख चित्र कौन-कौन से हैं इसमें? देखिए, आपकी किताब में 2 प्रमुख चित्र दिए गए हैं। पहला, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनगमन करते हैं। तो जब राम, सीता और लक्ष्मण वनगमन करते हैं, तो उससे पहले वो जितने भी अपने आभूषण होते हैं, गाय होती है, वस्त्र होते हैं इम्पोर्टेंट, वो सभी को दान कर देते हैं। तो एक चित्र मिला है जिसमें हमें ये पूरा का पूरा दृश्य दिखाया गया है कि वो वनगमन करने से पहले ब्राह्मणों को, सामान्य लोगों को वो दान दे रहे हैं। तो उसमें कितनी सुंदर तरीके से चित्र जो व्यक्तिगत चित्र हैं वो बनाए गए हैं। शरीर की बनावट, रंगों का प्रयोग, प्रकृति दृश्य दृश्य, भावों की गंभीरता, ये सभी बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। दूसरा आपका चित्र आता है राम-लक्ष्मण। आपको याद होगा जब राम-लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वन में जाते हैं राक्षसों का वध करने के लिए, तो वही चित्र हूबहू बसोली शैली में बनाया गया है, ठीक है? जब वो बन जाते हैं। तो ये 2 चित्र याद रखना, अगर बसोली शैली में पूछा जाता है तो इन 2 चित्रों का नाम लिख देना। अब इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे कि प्राथमिक रंगों का प्रयोग हुआ है इसमें, पीले रंग की पृष्ठभूमि है, जो पृष्ठभूमि जितने भी आप चित्र देखेंगे इसके तो वो सारे के सारे पीली पृष्ठभूमि के हैं। उसके बाद प्रकृति चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ है, ऊँची क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग हुआ है, तो क्षैतिज रेखाएँ कैसी हैं? ऊँची हैं। और इसके अलावा आप देखोगे ये जो चित्र बनाए गए इस शैली में, उसमें ज़्यादातर अलंकरणों का प्रयोग किया है और महिलाओं के चित्र या कहें कि महिला जो चित्रण है उनको बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। हालाँकि हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें सबसे सुंदर जो चित्र हैं, वो हमें राजस्थानी की जो शैली है, जिसको हम किशनगढ़ी शैली कहते हैं, उसमें सबसे सुंदर महिलाओं के चित्र बनाए गए। लेकिन जब आप पहाड़ी चित्रकला शैली को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें भी महिलाओं के बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाए गए। तो वो भी एक तरीके से इस कारण से कहते हैं कुछ लोग कि उस पर राजस्थानी शैली का प्रभाव रहा है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं, अब कुछ मुगल, कुछ राजस्थानी ऐसे इसके लिए कुछ कंट्रोवर्शियल है ये। तो आपको जो मैंने 2 चीज़ें बताई आप उन पे ही रिलायबल रहिए और जो आपकी बुक में है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताया, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग, आपको समझ में आ गया विशेषताएँ, प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्रकार, विषय और इसका समय। अब नेक्स्ट शैली है गुलेर शैली। गुलेर शैली की जब हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं गुलेर। हुँ, देखिए गुलेर शैली का विकास कहाँ पर हुआ है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ओके। हुँ। गुलेर शैली का विकास हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो ये गुलेर शैली कहाँ पे विकसित हुई? हिमाचल प्रदेश में। और कब विकसित हुई? लगभग 17 टू 18 सेंचुरी में। 18 सेंचुरी है ये। इसके प्रमुख चित्रकार हैं मानकू। मानकू ने ना गुलेर के शासक थे जिनका नाम था एक दिलीप, ठीक है? उनके पुत्र हुए विशन और उनके पुत्र हुए प्रकाश सिंह करके। उनका उन्होंने चित्र बनाया। तो किसके चित्र बनाए? गुलेर के शासकों के। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि चित्रकार उस समय के जो पहाड़ी शासक थे उनके चित्र बनाया करते थे। उसके बाद हमने हमने विषयों में जाना था, गीत गोविंद पर भी कई विषय बने, कई चित्र बने। तो जो मानकू थे उन्होंने गीत गोविंद पर भी कई सारे चित्र बनाए, ठीक है? इस पर गीत गोविंद पर। उसके बाद दूसरे हुए नैनसुख। नैनसुख ने बलवंत जो कि एक वहाँ जसरोटा के शासक थे,
तो जसरोटा के शासक के लिए उन्होंने वहाँ पे चित्र बनाए। अब ये जो प्रमुख चित्रकारों में मानकू और मैनचुक की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही पंडित केहू के ही वंश के मतलब परिवार के वो थे। ये उनके दोनों पुत्र थे। उसके बाद कुछ विशेषताओं की बात करें तो गुलेर शैली की पहली विशेषता ये कि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो सरल है, सहज है, सुंदर है और परिष्कृत है। आप चित्र देखोगे जैसे कि ये वाला चित्र बलवंत, तो जो बलवंत के जितने भी चित्र बनाए गए उसमें बड़े ही सामान्य रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्र थोड़े से बड़े-बड़े हैं, स्पेशियस हैं। इस तरीके से चित्र बनाए गए हैं, ठीक है? तो 2 चित्र का याद रखना मानसू और मैनसू। इसके बाद अलावा हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है। जो चित्र हैं वो खुले-खुले दिखा बनाए गए हैं और बड़े-बड़े बनाए गए हैं। ठीक है? ये इस तरीके से आप लोग कुछ प्रमुख विशेषताएँ बता सकते हैं। हालाँकि आप लोग अगर चाहें आपको विशेषताएँ अगर नहीं याद रहती है, मान लें कि आपको कांगड़ा की याद रही या फिर आपको बसोली की याद रही, तो आप लोग क्या करना, आप लोग अगर पूछा जाता है कांगड़ा की विशेषता तो आप कांगड़ा में बसोली की विशेषताएँ लिख सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो बसोली शैली है वो कांगड़ा शैली ही आगे जाके मतलब बसोली शैली का ही विकसित रूप कांगड़ा है और ये पहाड़ी शैली को एक तरीके से प्रदर्शित करती है। तो बहुत माइनर डिफरेंस है सारे सभी के बीच में, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सिमिलर है। उसके बाद बात करते हैं कांगड़ा। ये जो शैली थी कांगड़ा जो इतनी प्रमुख शैली है कि इस शैली के चित्र देखने पर ही आप इसकी इम्पोर्टेंस, की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहली बात कांगड़ा शैली जो है वो कहाँ डेवलप हुई, तो वो हुई कांगड़ा वाले क्षेत्र में। कब हुई तो 1675 और 1823 के बीच में। यहाँ पे कुछ शासक हुए जिन्होंने इस शैली का विकास किया, जैसे कि एक थे संसार चंद्र, उनके पुत्र हुए आगे अनिरुद्ध चंद्र। तो इन दोनों ही शासकों ने कांगड़ा शैली का बड़ा ही अच्छा विकास करवाया, बहुत आश्रय दिया इन जो चित्रकार थे। उसके बाद प्रमुख केंद्र कौन-कौन से थे? प्रमुख केंद्र थे टीरा, सुजानपुर था, आलमपुर था और नादौन था। ये तीनों के तीनों केंद्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीरापुर, आलमपुर और नादौन। प्रमुख चित्रकारों में आता है पत्तू, परकू, मानकू और कृष्णलाल। ये 4 प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने इतने सुंदर-सुंदर चित्र बनाए। अब प्रमुख चित्रों की हम बात कर लेते हैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रमुख विषय क्या थे, तभी आप लोग ये समझ पाओगे कि चित्र किस पर आधारित होंगे और तभी आप आसानी से इनका नाम याद रख पाओगे। देखो, सबसे पहला तो गीत गोविंद पर चित्र बनाए गए हैं। गीत गोविंद मतलब जिसमें जो गोविंद है, जो कृष्ण है, उनसे संबंधित चित्र होंगे। 12 मासा से संबंधित चित्र होंगे, यानी कि जो प्रेमी जोड़े होते हैं उनके और उनके जो कुछ अलगाव हो जाता है। उसके बाद भागवत पुराण से संबंधित चित्र बनाए गए, रागमाला से संबंधित चित्र बनाए गए, बिहारी सतसई से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और चित्र बनाया गया है जो है अष्टनायिकाओं का, ठीक है? तो अष्टनायिकाओं पर भी चित्र बनाए गए, तो ये प्रमुख विषय है, अब याद रखना, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रमुख चित्र कौन-कौन से बने, तो गोपियों के साथ कृष्ण खेलते हुए कृष्ण, ये चित्र हैं, याद रखना ये चित्रों के नाम हैं। आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली डेफिनिटली आपसे पूछा जाएगा, तो आप इन 4-5 चित्रों का नाम याद रखना। पहला है गोपियों के साथ खेलते हुए कृष्ण, तो ये बहुत सुंदर चित्र है। दूसरा कृष्ण के कार्यों का पुनः स्मरण करना, जो कृष्ण है उनके कार्यों का पुनः स्मरण करना, ये एक चित्र है। जब कृष्ण चले जाते हैं तो गोपी जो है वो उनके कार्यों को पुनः स्मरण करती हैं और उसके बाद स्मरण करके वो बहुत दुखी हो जाती है, ठीक है? वो उनकी क्रियाओं को करती हैं जैसे कृष्ण पहले किया करते थे। तो इस तरीके से चित्र में पूरी ये चीज़ें दिखाई गई हैं। मैं यहाँ पे उन चित्रों को नहीं दिखा पा रही हूँ, उसका कारण ये है क्योंकि अभी अब अगर मैं अभी स्क्रीन को ऑफ करके उनको दिखाती हूँ तो ये बैक हो जाएगा। तो इसलिए उन चित्रों को मैं नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं उन चित्रों को दिखा दूँ, या आप लोग एक काम कर सकते हैं, मेरे पढ़ाने के बाद आप उन चित्रों को देख सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मजबूत हो। उसके बाद क्या हुआ कि कृष्ण के कार्यों का पुनः सीमांकन, फिर अष्टनायिकाओं का चित्र बनाया गया है। ज्येष्ठ महीने में एक जोड़ा है, वही 12 मासा पर आधारित है ये। और उसके बाद है नंद, यशोदा और कृष्ण का एक चित्र बनाया गया। तो ये 5 चित्र हैं नंद, यशोदा, कृष्ण का। ज्येष्ठ महीनों में जोड़े का चित्र है, अष्टनायिका, कृष्ण के कार्यों का पुनः स्मरण, गोपियों के साथ खेलते हुए कृष्ण। अब इसकी कुछ विशेषताएँ देखिए, पहली बात तो ये कि काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैली है। कैसी शैली है? काव्यात्मक। और कैसी? गीतात्मक शैली है। दूसरी, महीन रेखाओं का इसमें बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये है कि चित्र बनाते समय आपको उनकी लाइन्स दिखेंगी नहीं, बल्कि वो इतनी बारीकी से बनाई गई है कि वो उस चित्र में ही समाहित हो जाती है। चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है? रंग कैसे हैं? चटक, चटक मतलब जैसे पीला, लाल, ये ऐसे कुछ ऑरेंजी चटक रंग है, तो ऐसे रंगों का बड़ा ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जो अलंकरण है उसमें बहुत बारीकी है, मतलब अलंकरण इतनी इस तरीके से बनाए गए कि आप एक मोतियों की माला को बहुत ही सूक्ष्मता से देख सकते हैं। उसके उसमें जो धागा पिरोया गया है, उसमें जो मोती बनाए गए हैं, वो आसानी से आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इतनी बारीकी से बनाया है।
और एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें महिलाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। ठीक है? तो ये कांगड़ा शैली की कुछ विशेषताएँ थी। आप देख सकते हैं काव्यात्मक और गीतात्मक शैली है, महीन रेखाओं का प्रयोग है, चटक रंगों का प्रयोग है, चटक उसके बाद महीन रेखाओं का प्रयोग, चटक रंगों का प्रयोग है, जो अलंकरण है यानी कि आभूषण, ऑर्नामेंट, उनमें बड़ी बारीकी है, महिलाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी पहाड़ी शैली कंप्लीट होती है। आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग को एक बार में ये चीज़ें अवेलेबल रहे और आप लोग ऐसे करके नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि जितने भी की पॉइंट्स होंगे वो आपको सारे एक ही जगह पे मिल जाएँगे। आपको एग्ज़ाम के टाइम बस उनको एक बार देखना है और आपका ये 30 मार्क्स का जो भी सिलेबस है तैयार है और मैंने सारे के सारे नोट्स आपको आप जानते हैं इस तरीके से कवर कराए हैं, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा समस्या ना हो। तो ये हमारी आज पहाड़ी शैली कंप्लीट होती है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि होगा हमारा बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएँ आपका क्या क्वेश्चन था। और इसके अलावा आप लोग इससे पहले की वीडियोज़ को भी देख लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने एक-एक चैप्टर को कवर कराया है और बहुत ही सिंपल वे में और साथ ही आपके जो नोट्स हैं, मतलब जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, वो भी बहुत बल्की नहीं। एक एक पेज के नोट्स से 2 पेज के नोट्स से इसमें सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जाइए, देखिए, अभी तक यूट्यूब पे ऐसे कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए और अच्छे मार्क्स गेन करने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।